नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एबी उत्तराखंडी क्लासेस के अंतर्गत। आज हम करेंगे उत्तराखंड 100 नंबरों का टेस्ट सीरीज। देखिए, इसे शुरू से लेकर अंत तक का जरूर कीजिएगा। निश्चित ही इससे कुछ न कोई ना कोई प्रश्न अवश्य फंसेगा। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा, देखिए आपने अगर किसी ने भी हड़प्पा सभ्यता का काल पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत मांडा एक स्थान है जो सबसे उत्तरी स्थान है। देखिए, ये आपका चिनाब नदी के तट पर स्थित है। देखिए, पहले का ऑप्शन ए उत्तर है। देखिए, मांडा चिनाब नदी के तट पर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई थी। देखिए दोस्तों, बाल विवाह प्रथा की अगर हम बात करें तो बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, ये सभी चीज़ें गुप्त काल के शासकों के समय से ही प्रारंभ हुई थी। तो अगला हमारा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, यानी कि जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पे। देखिए दोस्तों, जजिया कर की हम बात करें तो जजिया कर की जो शुरुआत थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और ब्राह्मणों पर लगाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पे यह कर लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों, शिवाजी मराठा वंश के जो राजा थे, संस्थापक, उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला पांचवा प्रश्न हमारा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस यानी कि वो यहाँ पे सिंगापुर में थे, यानी कि सिंगापुर में थे। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने हमारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सन 1943 ईस्वी में की थी, और इसी समय इन्होंने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो वाला नारा 1943 में ही इन्होंने ये दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के लिए जो प्रथम चुनाव की अगर हम बात करें तो 1946 ईस्वी में हुए थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसके बाद ही ये चुनाव किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सातवां, भारत में सर्वोच्च माना गया है। देखिए, भारत में सर्वोच्च माना गया है तो ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि आपका पहला ऑप्शन न्यायपालिका, दूसरा संसद, तीसरा संविधान, चौथा राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारत में सर्वोच्च संविधान को माना गया है, यानी कि इसके ही सब कानूनों का हम पालन करते हैं और इसी के कानून से सब कुछ हमारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में राज्यों को वर्गों में बांटा गया था। वर्ग इनके चार थे, यानी कि क वर्ग, ख वर्ग, गौ वर्ग और घ वर्ग। अगला दोस्तों, नौवां प्रश्न हमारा है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहुत ही चर्चित प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को कहीं ना कहीं ज़रूर लिख के रखें क्योंकि ये आने की संभावना इसकी हमेशा रहती है। तो दोस्तों, जो पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, उनके ही खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में लाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दूसरी औद्योगिक नीति की बात करें तो 1956 ईस्वी में दूसरी औद्योगिक नीति आई थी, और उसके बाद देखिए दोस्तों 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति आई थी, जिसको आपका 24 जुलाई 1991 ईस्वी से लागू किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है। देखिए, कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व भर में भारत का छठा स्थान है, और पहला स्थान देखिए इसमें
जो पहला स्थान मिलता है वो दोस्तों ब्राज़ील को मिलता है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 12वां। विश्व योजना ने दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दोस्तों भारी उद्योगों को दूसरी पंचवर्षीय योजना ने यहाँ पर देखिए प्राथमिकता दी थी, और दूसरी प्राथमिकता कृषि को थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। देखिए इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया और राउरकेला हो गया, ये बड़े हमारे इस्पात कारखाने खोले गए थे। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, रेखा समिति गठित की गई। देखिए दोस्तों, रेखा समिति एक अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए गठित की गई थी। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए इसे गठित किया गया था। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए प्राकृतिक कह रहा है, यानी कि प्राकृतिक जो प्रकृति की देन होती है वो बोला गया है। देखिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा प्रकृति का क्या है, आपका प्राकृत उपग्रह है, क्योंकि देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, आग्नेय शैल कहलाती है। देखिए दोस्तों, आग्नेय शैल हमारा मौलिक शैल कहलाती है। आग्नेय शैल को क्या कहते हैं, आपका मौलिक शैल नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, इनमें से कौन सी नवीनतम पर्वतमाला है? इनमें से कौन सी नवीनतम पर्वतमाला है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने देखिए। जो नवीनतम पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो यूराल पर्वत एक नवीनतम पर्वतमाला है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जॉर्डन और इस्राएल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? जॉर्डन और इस्राएल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अगर हम सागर की बात करें तो मृत सागर इन दोनों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का कोलगार्डी तथा कालगुर्डी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, बहुत ही बार पूछा जाता है प्रश्न कि कोलगार्डी और कालगुर्डी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है करके। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थान है, कभी इसका स्थान पूछ लिया जाता है और कभी इसके बारे में पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ यह जो खनिज क्षेत्र है वो देखिए सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर बसा है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस राज्य की थी? देखिए वर्ष 2011 के अनुसार 11 की जनगणना के आधार पर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता पूछा गया है। तो महिला साक्षरता को हो या आपका देखिए पुरुष साक्षरता को हो तो केरल के अंतर्गत इसका प्रथम स्थान है। और केरल और मिजोरम दो हमारे ऐसे राज्य हैं जो 100% यानी कि 100% इन्हें साक्षर बोला जाता है। और किसी भी राज्य की अगर साक्षरता 90% प्लस हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। तो उसी क्रम में केरल और मिजोरम स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए 21वां, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म सन 1469 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था देखिए। और जन्म स्थान पंजाब के तलवड़ी गांव में था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाला की अगर हम बात करें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों,
अल्लाह रक्का खां यानी कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, यानी कि अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों इनका जो वाद्य यंत्र था वो तबला था। तबले को बजाने में इनको ख्याति प्राप्त थी और राष्ट्रीय स्तर के सुप्रसिद्ध तबला धुरंधर थे ये एक प्रकार के तबले के। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म का प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए जैन धर्म के जो प्रवर्तक का अर्थ हुआ यानी कि वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है, तो दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन देखिए जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। और देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि आपका संस्थापक महावीर स्वामी को कहा गया है, क्योंकि ये सबसे प्रभावशाली इसके एक 24वें तीर्थंकर थे, तो इन्हीं को ही इनका श्रेय चल जाता है। परंतु अगर कभी आता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो जैन धर्म की स्थापना के देखिए प्रथम यानी कि ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों 25वां हमारा प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ओणम देखिए केरल का एक सुप्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम केरल का सुप्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जगन्नाथपुरी देखिए ये आपका उड़ीसा जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, मेरीना बीच कहाँ स्थित है। देखिए मेरीना बीच ये चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। पशुपतिनाथ यानी कि जो आपका शिवजी का मंदिर है, यानी कि भारत से बाहर नेपाल के काठमांडू में स्थित है, और नेपाल की राजधानी भी क्या है आपका काठमांडू है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय संगीत नाट्य अकादमी की अगर हम बात करें तो 31 मई सन 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं डेट सहित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर कोई भी अब बिना डेट के नहीं प्रश्न दे रहा है। देखिए डेट उसका एक थेरा बन गया है, तो यानी कि हमने डेट वाइज याद करने हैं। तो 31 मई सन 1953 ईस्वी को संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए सभी लिपियों का अगर जन्मदाता की हम बात करें तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भारत में देवनागरी लिपि का मुख्य यानी कि जो सहायक लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि ही थी। और अगर खरोष्टी अरमाइक और ग्रीक इनकी भी बात करें तो जो आपका अशोक के टाइम पर की ये लिपियां हैं, और इनमें से देखिए ब्राह्मी लिपि ने संपूर्ण विश्व की संपूर्ण यानी लिपियों में सहायता प्रदान की है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों भारत में अगर रेडियो प्रसारण की बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण सन 1923 ईस्वी से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। और देखिए इसके बाद अगर इसके नाम परिवर्तन की बात करें अगर हम, तो नाम परिवर्तन के क्रम में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम रखा गया था। और उसके बाद देखिए वर्ष सन 1957 ईस्वी में हमारे यहाँ सुमितानंद पंत जी के यानी कि सुमितानंद पंत जी से ही पंजी से पूछ के इसका नाम आकाशवाणी रखा गया था। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर अक्सर आप लोगों ने देखिए विद्युत के अंतर्गत इसका नाम सुना होगा, यानी कि लाइटों के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो करंट नापने की जो आपका इकाई होती है वो एम्पियर होती है। देखिए ये कैसे, क्योंकि हमारा अगर कोई बटन होता है या कोई आपका प्लग स्विच होता है तो उसमें हमेशा देखिए एम्पियर लिखा रहता है, 2 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे करके, यानी कि कितने एम्पियर का है वो, 6 एम्पियर 12 एम्पियर ऐसे करके उसमें लिखा रहता है। तो
तो एम्पियर किसको नापने की इकाई होगी? करंट को नापने की। बहुत ही देखिए इसे महत्वपूर्ण प्रश्न समझिए, हमेशा ये क्वेश्चन आता है और वहाँ ज़्यादातर लोग वोल्टेज या फिर प्रतिरोध करके आते हैं, तो ऐसा कभी ना कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, घड़ी की ऊर्जा यानी कि स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो स्प्रिंग के अंतर्गत अगर हम बात करें, देखिए ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो घड़ी का पूछा है, तो ये स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। mgh इसका सूत्र होता है। और अगर हम गतिज की बात करें दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा का अत्यधिक बार सूत्र पूछा जाता है, हाफ mv² इसका सूत्र होता है। तो अगर स्थिति, देखिए किसी भी कारण अगर हमारा किसी भी स्थिति में अगर कोई बल आ जाता है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए घड़ी हो गई, बांध हो गया, ठीक है, और इकट्ठा किया हुआ पानी, ठीक है, और आपका कोई स्प्रिंग हो गया, ठीक, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के कारण काम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? देखिए कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी शब्द की लंबाई हम बिट में नापते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई नापने की होती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शुद्ध तत्व कौन सा है? देखिए शुद्ध तत्व बोल रहा है यानी कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो दोस्तों सीमेंट में मिलावट होती है, कांच में मिलावट होती है, परंतु सोडियम के अंतर्गत कोई मिलावट नहीं होती है। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम है। एलपीजी का पूरा नाम है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर इसके उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4, देखिए चौथा इसका क्या आपका सही उत्तर है। तो ये चौथा देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, एड्स का कारण है। देखिए एड्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, तो शायद वो आपको ये कभी ना पता हो, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों कि जिन्हें पता होगा। तो चलते हैं इसमें। देखिए एड्स का अगर कारण बताएं तो वायरस इसका कारण होता है दोस्तों। वायरस यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। तो अगर एड्स की हम व्याख्या देखें तो इस वायरस का सर्वप्रथम देखिए अगर देखा गया ये वायरस तो 1920 ईस्वी में बंदरों में ये वायरस देखा गया था। सबसे पहले ये वायरस बंदरों में देखा गया था। उसके बाद देखिए सन 1959 ईस्वी में यानी कि 60 में एक कम में कांगो में पहले इसको क्या करा गया था, इसको दिखाया गया था कि हाँ यार ये एड्स नामक कोई वायरस है करके। तो दोस्तों अगली अगर बात हम करें तो देखिए एड्स में यानी कि सबसे पहले अगर बात करें कि वर्ष सन 1970 ईस्वी में सबसे भयंकर रूप से ये बीमारी कहाँ, न्यूयॉर्क शहर में फैली थी, यानी कि अमेरिका में फैली थी। तो दोस्तों सबसे पहले कांगो में फैली, फिर उसके बाद अमेरिका इसका प्रभावी क्षेत्र रहा था, और उसके बाद देखिए अमेरिका से पूरे विश्व के अंतर्गत ये बीमारी फैली थी। तो अभी देखिए सबसे भयंकर बीमारी है ये। और अगर बात करें हम एड्स दिवस की तो 1 दिसंबर 1988 से प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। और देखिए भारत में अगर बात करें इसकी एड्स की तो भारत में सन 1986 ईस्वी में पता लगाया गया था कि एड्स नामक कोई वायरस है करके। तो इसमें जो पता लगाने में सबसे महत्वपूर्ण रहा था भारत में, विशेषतर भारत में, तो सुनीति सोलोमन ने लगाया था, डॉक्टर सुनीति सोलोमन। देखिए डॉक्टर सुनीति सोलोमन को एड्स का बहुत ही ज्ञाता कहा जाता था। इन्होंने ही इस वायरस का पूरे भारत के अंतर्गत सबसे पहले चेकअप कराए थे और इस वायरस का पता लगाया था। देखिए दोस्तों अब अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आपका पेड़ों का भोजन बनाना। देखिए पेड़ों का भोजन बनाना केवल दिन के समय होगा, रात्रि के समय तो होता नहीं है। तो दोस्तों सी इसका सही उत्तर होगा। और अगर हम बात करें दोस्तों अगर पेड़ के भोजन की
तो 99% जो भोजन है पेड़ सुबह जो लाल किरणों में है उन्हीं में बना लेता है। शेष देखिए 1% पूरे दिन भर उसे बनाना होता है। तो जब सुबह लाल किरणें होती है उन्हीं के आधार पर पेड़ अपना भोजन बना लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भोजन का अनिवार्य अवयव है। देखिए भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। तो भारत में पोलो खेल, देखिए पोलो खेल का जन्मदाता ही भारत को कहा जाता है, परंतु देखिए तुर्क लोगों ने सबसे पहले भारत में पोलो खेला था, ये भी दिया जाता है। तो तुर्की लोग सबसे पहले यहाँ पोलो लेकर आए थे और विश्व स्तर पर इस खेल का जन्मदाता भारत को ही कहा जाता है। देखिए असम और मेघालय वाले एरिया में इसे सर्वप्रथम खेला गया था। अगला प्रश्न हमारा है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों आयरन जो संबंध है वह हमारा गोल्फ खेल से संबंधित होता है। और देखिए बेसबॉल के खेल परिषद को क्या कहा जाता है आपका, डायमंड कहा जाता है। ये भी विशेषतर आप याद रखना दोस्तों, गोल्फ और बेसबॉल ये दोनों प्रश्न हमेशा एग्जामिनर देखिए 2-3 एग्जामों के बाद तुरंत इस क्वेश्चन को रखता है और दोनों के मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों राधा मोहन जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी आपका पोलो खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 43वां, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन प्रत्येक वर्ष यानी कि 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन देखिए नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, यानी कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या होता है आपका विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न यानी कि 44वां प्रश्न हमारा है, गोरा किसकी रचना है। देखिए गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार की हम बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो संगीतज्ञों को दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। इन्हें सन 1977 ईस्वी में आपका भारत रत्न दिया गया था। और देखिए विदेशी महिला की बात करें हम तो विदेशी महिला मदर टेरेसा को सन 1980 ईस्वी में आपका भारत रत्न दिया गया था। और देखिए भारत रत्न की पहले अगर बात करें तो आपका एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आपका सीवी रमन, इन 3 व्यक्तियों को सबसे पहले क्या हुआ था आपका नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। और मरणोपरांत की बात अगर हम करें दोस्तों तो लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहला मरणोपरांत सन 1966 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत से मिलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश पशु पक्षियों के लिए बहुत ही चर्चित एक एरिया है और बहुत अच्छा स्थान है रहने के लिए उनके। तो मुरैना जनपद के अंतर्गत क्या होता है आपका पशु पक्षियाँ यानी कि पक्षी बहुतायत यानी कि बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में पहली बार लॉकडाउन कब लगाया गया था। देखिए भारत में लॉकडाउन की बात करें तो पहली बार लॉकडाउन 24 मार्च सन 2020 को लगा था। दोस्तों यहाँ पर अगर आप बाई चांस ये सोच रहे हो कि ऑप्शन 22 मार्च क्यों नहीं आया, तो देखिए 22 मार्च से लेके 24 मार्च तक का यहाँ पर देखिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या करा था, जनता कर्फ्यू लगाया था। लेकिन पूर्ण रूप से 24 मार्च 2020 ईस्वी को क्या हुआ था आपका, भारत में लॉकडाउन लगा था। तो अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। देखिए कंप्यूटर में जाने वाला डाटा एक इनपुट डाटा होता है और जो हमें दिखाता है वो आउटपुट डाटा होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, घर घर पानी देने वाला राज्य पहला कौन सा बना। यानी कि घर घर, देखिए 2020 के अंतर्गत 2 राज्यों को ऐसी संज्ञाएं, यानी कि इस तरह की संज्ञाएं मिली थी। घर घर पानी देने वाला गोवा बना था और आपका घर घर सिलेंडर देने वाला हिमाचल प्रदेश बना था दोस्तों। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों हिंदी यहाँ से प्रारंभ है, यानी कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमारा 20 नंबर की हिंदी है और 30 नंबर की उत्तराखंड अब आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर से हमारा देखिए हिंदी व्याकरण का प्रारंभ है। तो हिंदी व्याकरण में देखें हम, व्याकरणीय इतिहास का पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। तो दोस्तों स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 कुल स्वर होते हैं। अंक अह को स्वर नहीं गिना जाता है। और देखिए उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 13, और अगर दोस्तों लेखन के आधार पर पूछा जाए, लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 13 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 10 स्वर होते हैं। और दोस्तों अगर कुल स्वर पूछ दिया जाए तो 11 स्वर होते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है हिंदी का, धातु में प्रत्यय जोड़कर बने शब्द को क्या कहते हैं आपका, धातु में जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसे कृतदंत कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से कारक है। मैं काम से जा रहा हूँ, देखिए से विभक्ति 2 की होती है, अपादान और करण। तो देखिए अपादान के अंतर्गत स्थान छोड़ता है पूर्ण रूप से, परंतु करण के अंतर्गत क्या होता है आपका, यानी कि वहीं पर वो प्रस्तावित रहता है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, करण होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हमेशा सोच समझ के ही उसका उत्तर रखना चाहिए, क्योंकि ये मिसटाइम प्रश्न होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा सोच लें तो शायद हम अपादान की ओर को भागते, तो ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं काम से जा रहा हूँ, से यानी कि उपस्थिति वहाँ पे है उसकी। चले गया हूँ अगर आता, मैं काम से चला गया हूँ, तब जाके वहाँ पे क्या होता, अपादान होता दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें तो 4 यहाँ पे ऑप्शन है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, यानी कि गलत शब्द बताना है। तो देखिए पहला अगर शब्द की बात करें तो प्रज्वलित, प्रज्वलित देखो शुद्ध है। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल भी शुद्ध है। उसके बाद समुज्वल, देखिए समुज्वल भी शुद्ध है। परंतु देखिए लास्ट वाला समुज्वल, ठीक है, समुज्वल, यानी कि यहाँ पे ये शब्द क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें आपका एक ही जो आधा दिया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, नवोड़ा का संधि विच्छेद है। नवोड़ा, देखिए नवोड़ा का संधि विच्छेद नव धन ऊड़ा, बड़ा वाला ऊ, तो नव धन ऊड़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका, नवोड़ा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सकल सकल का अर्थ क्या होता है, यानी कि 2 सकल शब्दों का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सकल सकल में देखिए दोनों के अंतर्गत अगर इसके दोनों के अर्थ की बात करें तो संपूर्ण और अंश इसके 2 उत्तर होते हैं। क्या होते हैं आपका, संपूर्ण और अंश इसका उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द की बात करें तो दोस्तों अमित शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है आपका, परिमित होता है दोस्तों, परिमित इसका विलोम होगा। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, देखिए इसके अंतर्गत रस पूछा गया है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। आज बचपन का कोमल पात, जरा का पीला पात, 4 दिन
4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। देखिए इसे समझिए थोड़ा सा, यानी कि रस के अंतर्गत हमें क्या है कि खाली ये देखना होता है कि भाई इसका स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव पता करने के लिए देखिए हमें इसे एक बार सही से पढ़ के इसका एक स्थायी भाव देखना है, अनेक नहीं, खाली एक ही स्थायी भाव देखना है। देखिए यहाँ पे क्या करा, आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात, जरा का पीला पात यानी कि आज बचपन का कोमल गात, आज बचपन की यानी कि किसी की कहानी बोली जा रही है, तो वो कहा जा रही है कि जरा का पीला पात यानी कि थोड़ा सा पीले पत्ते के समान है, जो थोड़ी देर के लिए पीले पत्ता बनता है तो उसी के समान है। 4 दिन सुखद चांदनी रात यानी कि बचपन के 4 दिन ही क्या होते हैं आपके सुखद होते हैं। तो दोस्तों 4 दिन सुखद की बात करें तो 4 दिन सुखद यहाँ पर कह रहा है, खाली ओनली 4 दिन कह रहा है देखिए। और उसके बाद अगला लाइन हमारा जो शुरुआत होती है वो देखिए कहाँ से हो रही है, और फिर अंधकार अज्ञात, और फिर अंधकार अज्ञात। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पूरी पंक्तियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी श्रोता के अंतर्गत क्या है देखिए कि उसे भय है, यानी कि आज बचपन की कोमल गात, ठीक है, बचपन में क्या होता है आपका कोमलता आती है। जरा का पीला पात यानी कि थोड़ा सा जैसे पीला पत्ता होता है उसके समान ये दिन बता रहा है। तो 4 दिन सुखद चांदनी रात यानी कि सुख के क्या होते हैं आपके 4 ही दिन होते हैं। और उसके बाद कह रहा और फिर अंधकार ही आ गया, यानी कि 4 दिन के बाद अगर ज़िंदगी में अंधकार होगा तो उसे क्या होगा यहाँ पे, यानी कि इस पंक्ति से उसे भय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों भयानक रस हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा कह रहा है, तो भाववाचक संज्ञा तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखें हम, मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। देखिए मिठाई, मिठाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि अगर इसका भाववाचक रूप है तो वो मिठास है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, बहुत अच्छी भाषा देखिए, ए क्या हुआ, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें, यानी कि कौन सा इसमें शब्द अव्यय है। देखिए अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो समय या फिर आपका किसी संख्या, निश्चित संख्या की नहीं, सॉरी, खाली समय का बोध कराए, या काल का जिसे कहते हैं, समय के साथ काल चल जाता है, ठीक है, उसका अगर बोध कराए तो उसे आपका अव्यय शब्द कहते हैं। ये एक अपरिवर्तित शब्द रहते हैं, यानी कि अविकारी शब्द जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए क्या हो जाएगा आपका, ए यानी कि काल से संबंध रख रहा है, तो ए काल से रख रहा है, तो ए क्या हो गया आपका एक अव्यय हो गया। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संगीत द्वारा व्यक्ति का डॉट 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 प्रभावित होता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए इसके अंतर्गत अधिकार, आचरण, कर्तव्य या शरीर में से एक आएगा। तो देखिए संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है आपका आचरण प्रभावित होता है, उसका आचरण यानी कि उसका स्वभाव जो होता है वो वहाँ पर देखिए प्रभावित होता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास का लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास देखिए बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप एक कॉपी में निश्चित ही लिख लीजिएगा, आपको शायद बहुत लाभ मिलेगा कभी आने वाले टाइम में। तो दोस्तों चंद्रकांता की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देवकी नंदन खत्री जी ने ये किताब लिखी, यानी कि उपन्यास ये लिखा है चंद्रकांता वाला। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे अलंकार पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृद खिले। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, नभ मंडल तारक वृंद खिले। देखिए घटा घटा 2 शब्द हैं, तो यहाँ पर अगर घटा घटा की बात करें तो घटा घटा के 2 अर्थ निकलेंगे। वो कैसे, काली घटा का घमंड घटा, काले क्या होते हैं आपके बादल होते हैं, तो बादल का क्या हो गया आपका कालापन घट गया, और एक क्या हो गया आपका घमंड घटा, यानी कि किसी व्यक्ति का क्या हो गया आपका घमंड घट गया। तो यहाँ पे घटा घटा 2 जब आया तो इसीलिए ये क्या आपका यमक अलंकार है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ बार बार क्या, वैसे 2 बार आते हैं, एक ही शब्द 2 बार आए उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इन शब्दों में से विशेषण कौन सा है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पे देखिए संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 5वां
पांचवा शब्द लिखा हुआ है तो यही एक क्या आपका विशेषण शब्द है। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अवधिशिला का, देखिए ये छंद है तो सही से पढ़िए। अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी हग जलधार, सॉरी हाँ हग जलधार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं इसे क्लोज करूँ तो क्लोज के आधार पे ही आपको मैं बता पाऊँगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए अवधिशिला का उर पर था गुरु भार। तो पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूँ दोस्तों, दोहा, रौला, बरवे, सौराठा। तो सब के सब ऑप्शनों की बात करें तो रौला एक सम्मात्रिक छंद, दोहा विषम मात्रिक, बरवे विषम मात्रिक, और आप यानी कि विषम मात्रिक नहीं, सॉरी दोस्तों, अर्ध सम्मात्रिक, दोहा, बरवे और सौराठा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है आपके अर्ध सम्मात्रिक के हैं, और यहाँ पे रौला क्या है एक आपका सम्मात्रिक का है। तो दोस्तों अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, तो पहले मैं एक बार इसे देखिए, जाहिर सी बात है ये एक क्या है आपका, ये एक मात्रिक छंद है। तो दोस्तों मात्रिक छंदों की मात्राओं की बात करें तो दोहा में प्रत्येक लाइन में 24 यानी कि 13-11 का बैच, रौला के अंतर्गत पूरी यानी कि सम्मात्रिक है तो पूरे के पूरे 24, ये तो होगा नहीं। ठीक है, और अगला उसके बाद बरवे, बरवे आपका क्या होता है, आपका बरवे के अंतर्गत देखिए 12 और 7 का बैच चलता है, यानी कि एक लाइन में 19 मात्राएं होती है। और अगर उसके बाद बात करें सौराठा, तो सौराठा के भी प्रत्येक लाइन में क्या होता है, यानी कि एक पद में आपका 24 मात्राएं होती है, और जो मात्राओं का सीधे दोहे का उल्टा होता है यानी कि 11-13 का बैच बनता है। तो दोस्तों इसमें हम एक बार गिनने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, देखिए अवधिशिला का उर पर, अवधिशिला पर, शिला का उर पर था गुरु भार। ठीक है, यहाँ पे था से पहले एक विराम चिन्ह जैसा आ रहा है, थोड़ा सा अल्प विराम के लिए रुक रहा है। अवधिशिला का उर पर, अवधिशिला का उर पर था गुरु भार। तो दोस्तों अवधि, अ में एक, व में एक, ध में एक, यानी कि ये टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल यहाँ पे क्या हो गया आपका दोस्तों, टोटल अवधि की बात करें तो अवधि के अंतर्गत क्या हो गए, 3 हो गए। शिला 100 में एक, लौ में एक, और आ की मात्रा में फिर से एक, तो इसमें भी कितने हो गए, 3 हो गए दोस्तों। का के अंतर्गत क्या हो गया आपके 2 हो गए। उर में क्या हो गया आपका 2, इसमें भी हो गए, छोटा ऊ है और रॉ है। तो दोस्तों पर में भी कितने हो गए, 2 हो गए दोस्तों। अगला दोस्तों देखिए इसी लाइन में देखिए, था गुरु भार, था में 2, उसके बाद आपका गुरु में कितना हो गए, यानी कि गुरु में भी कितने हो जाएंगे, 2 ही होंगे, दोनों में छोटा ऊ की मात्रा है। और भार में कितने हो जाएंगे, भौ में 1, आ के डंडे में 1, रौ में 1, यानी कि 3। तो 2 2 4, 4 3 7। तो देखिए पीछे वाली लाइन में 7 आ रहे हैं, और आगे लाइन मैंने आपको काउंटिंग कराई थी। अवधि के अंतर्गत देखिए 3 हो जाएंगे, शिला के अंतर्गत भी 3 हो जाएंगे देखिए, और उसके बाद का के अंतर्गत 2 हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका उर के अंतर्गत 2 और पर के अंतर्गत 2, यानी कि 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12। तो 12-7 का बैच किसके अंतर्गत बनता है, पहली लाइन से मुझे इसका उत्तर मिल गया। तो 12-7 का जो बैच बनता है वो किसका बनता है दोस्तों, बरवे का बनता है। ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, आधी रात का समय, यानी कि आधी रात के समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आधी रात के समय को क्या कहा था आपका, निशिपथ कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, निशित कहा जाता है। आधी रात का समय क्या होता है आपका, उसे निशित कहते हैं। अगला दोस्तों, अगला हमारा है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो आपका जिनका
संस्कृत भाषा से बदलकर एक उनका रूप यानी कि हिंदी भाषा के रूप में होता है। तो इसमें देखिए हमें क्या बताना, तद्भव शब्द बताना है। तो इसके अंतर्गत तद्भव क्या हो जाएगा आपका, नीडर शब्द एक तद्भव शब्द है और यह एक देशज शब्द भी है। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है बेकारी की समस्या या बेकारी की समस्या। देखिए क्रमबद्धता का पाठ का ये प्रश्न है दोस्तों। बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है शिक्षित वर्ग की दिन प्रतिदिन। तो दोस्तों इसे मिला के लिखना है, यानी कि पहला लाइन कौन सा आएगा हमारा, लॉ से क्रम चालू होगा। शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या, उसके बाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिक्षित वर्ग की, पहला लाइन में क्या करूँगा, शिक्षित वर्ग का पढ़ूंगा, उसके बाद शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या, फिर उसके बाद देखिए थर्ड लाइन पर यानी कि फोर्थ लाइन पढ़ूंगा, दिन प्रतिदिन शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इन चारों को पढ़ने के बावजूद इसका उत्तर क्या निकलता है आपका, ये किसमें है, लॉ या वॉर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है, घड़ी में तोला यानी कि तोला क्या होता है देखिए, और मासा, ये दो के दो एक यानी कि हमारा वेट तोलने के, वजन तोलने के एक इकाई हैं, यानी कि वजन तोलने के वजन तोलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो होगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। देखिए जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो दोस्तों जरा सी बात ही क्यों हुआ, देखिए तोला यानी कि 10 ग्राम बराबर 1 तोला होता, वही देखिए मासा का हिसाब भी होता, मासा 12 मासा बराबर क्या होता आपका 1 तोला होता है। तो देखिए मासा पहाड़ी क्षेत्रों में चलता है और आपका तोला मैदानी क्षेत्रों में चलता है। तो इसी से यानी कि इसको हम देख सकते हैं कि घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। तो देखिए दोनों घड़ी घड़ी कह रहा है, तो इसमें यानी कि इसका जो उत्तर होगा ज़रा सी बात पर खुश और नाराज़ होना होता है। तो दोस्तों 70 यानी कि हिंदी का अंतिम प्रश्न हमारा है। तो हिंदी का अंतिम प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है, इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है आपका, अवधी एक पूर्वी हिंदी की बोली है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्नों में। यहाँ से देखिए भाग 3 उत्तराखंड यहाँ से स्टार्ट है। तो उत्तराखंड के देखिए 71 से लेके यानी कि 100 तक का प्रश्न है, जो 30 प्रश्न होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न उत्तराखंड का, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो देखिए दोस्तों ऋषिकेश में ये स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है आपके सामने तो देखिए एक ऋषिकेश ऑप्शन है, एक देहरादून ऑप्शन है। तो वहाँ पे निश्चित ही ये होता है कि 90% से ऊपर कि उसका उत्तर उन दोनों में से एक है। और परंतु मैं तुम्हें एक बात बताऊं दोस्तों, अगर एग्जैक्ट स्थान यानी कि खाली ऊपर ऊपर स्टेट, खाली जनपद दे रखे हैं या फिर कोई स्टेट दे रखे हैं और स्टेटों के अंतर का किसी का नाम नहीं दे रखा है और इसके अंदर एक ही ऑप्शन में नाम दे रखा है, तो जाहिर सी बात है उसका उत्तर वही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है। 72वां प्रश्न हमारा दोस्तों, राज्य में नए युवा नीति की प्रख्यापित किया गया था, यानी कि नए युवा नीति कब अपनाई गई थी। तो नई युवा नीति की अगर हम बात करें दोस्तों, वर्ष 2011 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य ने क्या करा, आपका युवा नीति को अपनाया, यानी कि युवाओं को बढ़ाने के लिए उन्हें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा काम दिए जाते हैं सरकारी तौर पे, हमारे तौर पर तो खैर अभी पता नहीं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अल्मोड़ा के झिरोला व पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं। देखिए अल्मोड़ा के झिरोला और पिथौरागढ़ के चंडाक के अंतर्गत मैग्नेसाइट के कारखाने हैं और मैग्नेसाइट उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान भी बताया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई। देखिए सरकारी सहभागिता योजना की अगर हम बात करें
तो 1 मई 2005 ईस्वी को सरकारी सहभागिता योजना शुरू की गई उत्तराखंड के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। देखिए राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क के क्वेश्चन आ रखा, तो इसका उत्तर जरा सी बात जाहिर सी बात है कि देहरादून ही होगा। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों की नई आपका यानी कि उन्हें उनका नया नाम रख दिए गए हैं और नया मैप उस आधार पर आने लग गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में देखिए 34 के अंतर्गत क्या आपका यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 34 में गंगोत्री है, 134 में यमुनोत्री है और 07 के अंतर्गत बद्रीनाथ है और 107 के अंतर्गत केदारनाथ है। तो इनमें से एग्जामिनर देखिए कोई सा भी प्रश्न हमेशा पूछेगा, तो ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की आपका पूजा करते हैं? तो उत्तराखंड में देखिए बागनाथ यानी कि देखिए जो जंगल में चरवाहे और जंगल में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि जैसे आपका यहाँ पर राजी जनजाति के लोग क्या करते हैं, आपका बागनाथ देवता की पूजा करते हैं। ये क्योंकि प्राचीन काल में कहा जाता है कि राजी जनजाति एक वनरावत कही जाती थी और ये जंगलों में निवास करती थी और यहाँ यानी कि गाँवों या शहरों से इनका कोई ज़्यादा लिंक रहता नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए राजी जनजाति के लोग प्राचीन देवता बागनाथ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था? तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो सभी में अल्मोड़ा पहला, यानी कि देखिए पौड़ी और अल्मोड़ा हमारे यहाँ के उत्तराखंड के दो ही जनपद ऐसे थे जिनका ऋणात्मक रहा था। एक तो क्या था आपका अल्मोड़ा हो गया आपके सामने और दूसरा हो गया आपका पौड़ी। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए यहाँ पर अर्थ समझना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है यानी कि वाद्य यंत्र। ठीक है, तो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा आपका? अब तो जाहिर सी बात है सबको आ गया होगा। तो हुड़का या फिर आपका हुड़का कह दो या आपका ढोल कह दो। तो जब छोटा आया रहता तो वहाँ पर हुड़का हुआ था और अगर बड़ा आया होगा यानी कि ढोल बड़ा आया होगा तो ढोल में उसमें ढोल कर देंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? देखिए धार्मिक यात्रा की बात करें हम तो केदारनाथ की यात्रा क्या होता है आपका गौरीकुंड से यानी कि पैदल प्रारंभ होती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? देखिए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था आपका? बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम रखा गया था, जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न 82वां प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों इसमें यानी कि कभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 13% उत्तराखंड के अंतर्गत क्या आपका कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, अगला दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? आयोग द्वारा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र का कहाँ स्थित है आपका? चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखिए बालगंगा, मेदगंगा ये सब आपकी किस नदी की सहायक नदी होती है? मंदाकिनी नदी की ये सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। देखिए नर व नारायण पर्वत, देखिए आयोग का बहुत चर्चित प्रश्न ये भी है, नर नारायण पर्वत के बीच में कौन सा स्थान है करके। तो नर नारायण पर्वत की अगर हम बात करें दोस्तों तो बद्रीनाथ क्या आपका नर नारायण पर्वत पर स्थित है। और बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, जो पूरी वीडियो देख रहा होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कि कुमाऊं के इतिहास में सबसे अच्छा वंश और इसी वंश के बाद देखिए कार्तिकेय के बाद कत्यूरी वंश आया था उत्तराखंड के अंतर्गत, यानी कि सबसे पहला एक वंशज बोला जाता है यहाँ स्थायी रूप से। तो यहाँ पर देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था।
और इन्हीं के समय देखिए दक्षिण भारत से यहाँ कौन आए थे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। उसके बाद अगली वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को हमेशा मैं तुम्हें बताऊंगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो दोस्तों वशिष्ठ वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड की अगर हम बात करें तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अल्मोड़ा यानी कि सल्ट, देखिए सल्ट अल्मोड़ा में पड़ता है। उत्तरकाशी, पुरोला, पुरोला कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी की एक क्या है ये? ब्लॉक है। चमोली, थराली, और उसके बाद देखिए लास्ट वाला यहाँ पे देखिए सही रूप से नहीं आया है, तो यही इसका उत्तर था। वैसे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे देखिए हरिद्वार और गरुड़ था, हरिद्वार और गरुड़ था, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और अगर ओवरऑल किसी और राज्य के बारे में भी आपसे अगर पूछा जाता है तो कहा जाता है कि 15% आपका, यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा के 15% के ऊंचे आपका यहाँ पर कैबिनेट होना चाहिए करके। तो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत देखिए अगर आप 10% निकालोगे तो शायद 15% निकालोगे तो ये 12 के लपेटे में आता है, 12-13 के। तो दोस्तों यही इसका क्या होता है? आपका सही उत्तर है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री कौन है? देखिए नया मंत्रिमंडल आ चुका है, परंतु 7 मंत्री पुराने ही हैं दोस्तों। आपको याद करने में दिक्कतें नहीं होगी। यह मेरा एक मन है, यानी कि दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि 4 ही हमने क्या करना आपका कि देखिए 5 ही पदों को अन्य देखना है। 5 भी क्यों, 4 ही पद देखने हैं दोस्तों, क्योंकि 7 पुराने हैं और आपका 7 यानी कि 11 वर्तमान में है, तो चारों को हमने पढ़ना है खाली। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं, यानी कि यहाँ दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री कौन हैं? यानी कि देखिए मंत्रिमंडल नया गठित हो रखा है, तो उस आधार पे यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, मदन कौशिक, गणेश जोशी और बंशीधर भगत और आपका सतपाल महाराज। तो बंशीधर भगत जी क्या हैं? वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के क्या हैं? आपका शहरी विकास मंत्री हैं। इससे पहले दोस्तों मदन कौशिक थे, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत थे, उन्हें वर्तमान में आपका उत्तराखंड का शहरी विकास मंत्री बना दिया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री यानी कि बाल विकास मुख्यमंत्री रही थी। तो देखिए दोस्तों बाल विकास मंत्री का सृष्टि गोस्वामी बात करें तो बाल विकास से ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। तो यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसी दिन 24 जनवरी के दिन सृष्टि गोस्वामी क्या हुई थी? आपका 1 दिन के लिए उत्तराखंड की बाल विकास मुख्यमंत्री बनी थी। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित थे? देखिए सोमचंद्र कह रहा है, तो राजा सोमचंद्र किस वंश से दोस्तों? तो चंद्रवंश से वो ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि चंद्रवंशीय राजा थे। अगला प्रश्न हमारा है, 7 फरवरी 2021 को चमोली की धौलीगंगा में आई बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों ये प्रभावित क्षेत्र वाला प्रश्न हमेशा याद रखना, और ये कब आई, यानी कि 7 फरवरी के दिन आई करके ये जरूर याद रखना दोस्तों। और विशेषतर नदी भी देखिए, तो सभी चीज़ें आपको एक ही प्रश्न में मिल जाएगी। क्योंकि जब 16-17 जून 2013 ईस्वी को जब बाढ़ आई थी, तो उसमें देखिए प्रभावित क्षेत्र मंदाकिनी को बहुत बार पूछा गया था, यानी कि मंदाकिनी में आई थी, तो वहाँ आपका रामबाड़ा नामक एक गांव था जो पूर्ण रूप से यानी कि नष्ट हो गया था उस बाढ़ में। और तो इसी आधार पर यहाँ भी देखिए रैणी गांव में सबसे ज़्यादा प्रभाव इस यानी कि बाढ़ ने दिखाया था, जो आपका हिमकुंड टूटा था उस दिन। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा 94 प्रश्न है, ढोल से कितने तरह के ताल बजाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 20, 22, 24, 26। तो 22 तरह की तालें
ढोल से बजाई जा सकती है, और राज्य में उत्तम दास अकेले व्यक्ति एक ढोल सागर के ज्ञाता हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? देखिए नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल यानी कि यहाँ पर देखिए हाईकोर्ट भवन की बात चल रही है, जो अभी वर्तमान में हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है जहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर बात करें तो वर्ष सन 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश ने इसे अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, तो वो सन कौन सा था आपका? सन 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जवाहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा था? देखिए जवाहर एक आपका पिथौरागढ़ जनपद का मुख्य स्थान है, और देखिए इसका प्रवेश द्वार किसे कहा था? आपका मुंशियारी को कहा जाता है इसका प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राज्य के चौथे विधानसभा अध्यक्ष थे, यानी कि चौथे विधानसभा अध्यक्ष। देखिए राज्य में चौथे विधानसभा की अगर बात करें तो मैं आपको क्रमवाइज बता दूं। देखो अंतरिम विधानसभा में प्रकाश पंत जी बने थे पहले, उसके बाद निर्वाचित होकर यशपाल आर्य जी आए थे, फिर उसके बाद हरवंश कपूर जी बने थे, फिर उसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल जी बने थे, और वर्तमान में प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए राज्य के चौथे बोला तो सिंपल सा चौथा, अगर चौथा बोला है तो आपका गोविंद सिंह कुंजवाल जी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर चौथे निर्वाचित बोलता तो प्रेमचंद जी इसका उत्तर होता। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। देखिए छायावादी यानी कि छायावाद युग के सबसे महान कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म देखिए कौसानी में हुआ था। पहले से अल्मोड़ा दर्शाया जाता था, परंतु अब वर्तमान में इसे बागेश्वर दर्शाया जाता है। तो दोस्तों 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दीक्षा बिष्ट, दूसरा भावना गुरुरानी, तीसरा मृणाल पांडे, चौथा शालिनी शाह। देखिए दीक्षा बिष्ट का संबंध विज्ञान से था, भावना गुरुरानी का संबंध किससे था? आपका इनका भी इनका देखिए संबंध भूविज्ञान से था, भावना गुरुरानी जी का दीक्षा बिष्ट का आपका, यानी कि ये वैज्ञानिक थी, और इन्होंने आपका वैज्ञानिक जो आपका अखबार होता है उसमें भी कार्य किया था। मृणाल पांड्या देखिए, मृणाल पांड्या एक क्या थी? आपका लेखिका थी। और उसके बाद देखिए अंतिम में बची शालिनी शाह, ये ही राज्य की क्या थी? आपकी प्रथम फिल्म निर्देशिका थी। देखिए दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न हमारी इस सीरीज का, तो चोर निकल भागा किसकी रचना है? देखिए चोर निकल भागा, तो चोर निकल भागा मैंने आपका यानी कि देखिए मृणाल पांडे, विद्यावती डोभाल, दीक्षा बिष्ट और माया टेम्पलर। तो यहाँ पर मृणाल पांड्या की क्या थी? है मृणाल पांडे की एक प्रमुख कहानी थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर क्या बना ये ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी को इससे लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।